गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों पढ़ी। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण हमने ज्ञान करना सीख लिया। उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था। उस न्यूमेरिकल में क्या था बेटा कि दो आवेश 4e व 9e 4e व 9e बीच की दूरी r रखी थी। तीसरा अन्य आवेश उन दोनों के बीच में कहाँ रखें कि वो आवेश संतुलन की अवस्था में हो। क्या रहे? आवेश आपका संतुलन की अवस्था में रहे। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, मतलब वैसा ही क्वेश्चन है। आपके पास दो आवेश +2 दोनों r दूरी पर स्थित हैं। तीसरा अन्य आवेश इसके बीच में रखा है। तीसरा अन्य स्मॉल आवेश इसके बीच में रखा हुआ है, दोनों आवेशों के बीच में रखा हुआ है। तो इस आवेश की प्रकृति और इसका मान कितना होना चाहिए कि ये पूरा निकाय संतुलन की अवस्था में है। देखो हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, एक हमारी होगी आवेश संतुलन की अवस्था, आवेश संतुलन, और दूसरा हम पढ़ेंगे निकाय संतुलन। देखो दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। आवेश संतुलन वाली स्थिति में तो हमें क्या करना है कि जो जिस आवेश की बात करें भाई, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में स्मॉल q की बात करी थी, तो स्मॉल q संतुलन की अवस्था में तब रहेगा जब उसमें परिणामी बल शून्य होगा। उसके अलावा जितने भी आवेश है वहां पे उन सब की वजह से जो बल है वो शून्य होगा, तब वो संतुलन की अवस्था में होगा। और निकाय संतुलन के लिए अपने पास जितने भी इसमें आवेश है ना, इसमें जितने भी आवेश हैं उन सब पे परिणामी बल शून्य होना चाहिए। निकाय संतुलन के लिए कंडीशन है कि जो आपके पास निकाय है, जो भी आपके पास सिस्टम है, जिसमें पास तीन आवेश से बना एक सिस्टम हो गया, निकाय हो गया, इस निकाय में जितने भी आवेश हैं इन सब पे परिणामी बल शून्य होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, अगर मैं स्मॉल q की बात करूं, स्मॉल q पे परिणामी बल लगाऊंगा, ये वाला आवेश भी बल लगाएगा और ये वाला भी प्रतिकर्षण बल लगाएगा, समान ध्रुवता के आवेश है। और देखो बीच की दूरी भी r/2 है, तो स्मॉल q पे आपको दिख रहा है इसकी वजह से जितना बल उस तरफ लग रहा है, इसकी वजह से उतना ही बल इस तरफ लग रहा है, तो परिणामी क्या हुआ? शून्य। स्मॉल q जो है वो संतुलन की अवस्था में, इससे परिणामी बल शून्य है। तो हमें निकाय संतुलन के लिए प्रत्येक आवेश पे, इस पे भी देखा, हम इस पे भी देख सकते हैं, हम इस पे भी देख सकते हैं। तो हम जैसे मान लो a बिंदु पे देखें कि a बिंदु पर स्थित आवेश, a बिंदु पर स्थित आवेश कैपिटल Q प्लस कैपिटल Q पर परिणामी बल शून्य होना चाहिए। परिणामी बल क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। या मैं B पे जो स्थिर आवेश है उस पे निकाल, इस पे भी निकाल सकता हूं, इस पे भी, इसमें तो देख लिया 0 है। तो हम निकाय संतुलन के लिए क्या करेंगे? हमारा क्वेश्चन है कि स्मॉल q की प्रकृति व इसका मान कितना होगा कि ये निकाय संतुलन की अवस्था में हो। तो हम इस a पर परिणामी बल निकाल लेते हैं और उसको हम किसके बराबर कर देंगे? शून्य के बराबर। ध्यान से देखो, इस a पर ये स्मॉल q भी बल लगाएगा, इसको o बिंदु पर मान लेते हैं, इसको o बिंदु पर मान लेते हैं। o वाला आवेश भी इस पे बल लगाएगा और b वाला आवेश भी इस पे बल लगाएगा। अगर मैं b वाले आवेश की बात करूं और इस पे बल की बात करूं, तो ये भी प्लस प्लस में प्रतिकर्षण पश्चिम दिशा में लगेगा, इस दिशा में बल लगेगा, इसको दूर भगाएगा। कितने बल से भगाएगा बेटा? a पर b के कारण बल FAB सदिश, a पर b के कारण बल जिसकी दिशा किधर होगी? इस तरफ। इसी तरह से o वाला आवेश स्मॉल q पर, स्मॉल q भी इस पे बल किधर लगाएगा? इस दिशा में। उसका मान कितना होगा? उसको कैसे निर्देशित करेंगे? FAO सदिश से बेटा। अब ध्यान से देखो, इस a पे जो प्लस आवेश है उस पे दो बल आरोपित हैं, दो स्थिर वैद्युत बल या दो कूलम्ब बल, FAB सदिश व FAO सदिश। क्या होना चाहिए कंडीशन कि दोनों का जोड़ जो है वो शून्य होना चाहिए। सदिश जोड़ करेंगे क्योंकि बल सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, तो दोनों का सदिश जोड़ शून्य के बराबर रख दिया। अब हम FAB सदिश व FAO सदिश के मान लिख सकते हैं सदिश रूप में, ज्ञात कर चुके हैं पहले हम। ध्यान से देखो, FAB सदिश a पर b के कारण बल, आवेश q बीच की दूरी r, क्या लिखा जाएगा परिमाण? k q into q स्क्वायर बटा स्मॉल r स्क्वायर। दिशा किधर? जिधर बल लगता है उधर ही हमारे r की दिशा होगी। चाहूं तो मैं इसको r कैप, या मैं ऐसा मानूं कि इधर हम माइनस लेते हैं, इधर हम प्लस लेते हैं, तो मैं इसको माइनस r कैप लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस r कैप, क्योंकि हम राइट साइड में चलते हैं तो प्लस r कैप लिखते हैं,
अगर लेफ्ट में चलते हैं तो माइनस आर कैप, आई कैप और माइनस आई कैप वाला कंसेप्ट ये है, प्लस एफ एओ सदिश इस ऊपर स्थित आवेश स्मॉल q के कारण प्लस q पर बल, देखो k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन बीच की दूरी कितनी है r/2 का होल स्क्वायर, दिशा क्या होगी माइनस r कैप बराबर 0। अब ध्यान से देखो इसमें कुछ कॉमन है, इसको हम हल कर लेते हैं और फिर सॉल्व कर लेंगे। देखो माइनस r कैप दोनों जगह से कॉमन और वो किसमें चला जाएगा 0, k भी कॉमन है, एक बार थोड़ा इसको सिंपलीफाई करते हैं, वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस r कैप प्लस k कैपिटल Q स्मॉल q और r/2 का होल स्क्वायर, r स्क्वायर बाय 4, 4 ऊपर चला गया और ऊपर चला गया नीचे r स्क्वायर माइनस r कैप बराबर 0। जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, k एक कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर माइनस r कैप सब जगह से कॉमन, क्या बचा यहाँ पे q और यहाँ पे क्या बचा प्लस 4 स्मॉल q, बाकी सब कॉमन आ गया बराबर, आपने गणित में पढ़ा होगा ये भी 0 के बराबर, या फिर इसको नीचे लिया हूं ट्रांसफर करके तो 0 में चला गया आपके पास, ये 0 के बराबर, मतलब ये पूरी राशि 0 कब होगी जब ये भी 0 के बराबर हो और ये भी 0 के बराबर हो, तो मैं क्या लिख सकता हूं q प्लस 4 स्मॉल q बराबर 0। मुझे क्या निकालना था स्मॉल q, इसको मैं उधर ले गया, 4 स्मॉल q बराबर माइनस कैपिटल q की वैल्यू क्या आ गई माइनस q/4, ये मेरे पास आवेश होना चाहिए, स्मॉल q का मान कितना होना चाहिए माइनस q/4, इसका परिमाण तो q/4 हो गया, प्रकृति कैसी हुई ऋणात्मक। अगर मैं इतना आवेश इन दोनों के बीच में रखता हूं तो ये निकाय हमेशा किसमें होगा संतुलन की अवस्था में। तो बेटा हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, जब आवेश संतुलन की बात करता हो, किसी पर्टिकुलर आवेश संतुलन की बात करें तो उसमें उस आवेश के परिणामी बल शून्य होना चाहिए और निकाय संतुलन के लिए उस निकाय में जितने भी आवेश हैं उन सबके परिणामी बल हमें शून्य प्रूफ करना होता है, तो उससे हमें जो कंडीशन चाहिए होती है वो मिल जाती है। तो हमें स्मॉल q का मान q/4 रखना है जिसकी प्रकृति क्या होगी ऋणात्मक, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखो इसको भी हम डिस्कस करते हैं, अच्छा टॉपिक है, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कई बार। तो अगला आपका टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अच्छा टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स में हम आवेश को कैसे देखेंगे या फिर क्षेत्र रेखाएं, इसको हम क्षेत्र रेखा भी बोलते हैं, फील्ड लाइंस। देखो आपने आवेश के बारे में अच्छे से सीख लिया, आवेश दो प्रकार के होते हैं धनात्मक और ऋणात्मक, प्लस प्लस माइनस माइनस में प्रतिकर्षण बल लगता है, प्लस माइनस में आकर्षण बल लगता है, ये हमने सीख लिया। उसके बाद देखो हमने कूलॉम का नियम अच्छे से कर लिया, दो आवेशों के बीच बल निकालना सीख लिया। उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक ही चीज थी। तो विद्युत क्षेत्र में हमने ऐसा सीखा था कि ऐसा क्षेत्र या आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां वो कोई बल का अनुभव, विद्युत बल का अनुभव करे, तो उस क्षेत्र को हम क्या बोल देते हैं विद्युत क्षेत्र, उस क्षेत्र को हम क्या बोल देते हैं विद्युत क्षेत्र। तो ऐसे देखो जो बल रेखाएं हैं ना वो भी कोई काल्पनिक रेखाएं होती हैं, भाई हमें आवेश दिखता नहीं, हम आवेश की केवल बात करते हैं कि जो आवेश है वो होता है, पक्का होता है, ये आवेश कहीं भी हो सकता है, जैसे बोर्ड के ऊपर भी कई सारे आवेश होंगे, चौक के ऊपर भी आवेश है। तो मैं बात करूं कि जो आवेश है उससे कोई काल्पनिक रेखाएं निकलती है, आवेश से क्या निकलती है कोई काल्पनिक रेखाएं। इसको हम अच्छे से डिफाइन करते हैं कि मेरे पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कोई काल्पनिक रेखा है, इस तरह से लिखिए विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कोई काल्पनिक रेखा है जिसके किसी भी बिंदु पर अगर कोई हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। देखो यही से परिभाषा निकल के आएगी कि विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनकी किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को निर्देशित करती है। जैसे मान लो मैंने एक बिंदु ले लिया यहाँ पे P बिंदु, अगर मैं इस P बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचूंगा, इस P बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचूंगा तो उसकी दिशा ये वो स्पर्श रेखा ऐसे होगी और ये क्या निर्देशित करेगी PP सदिश, मतलब P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। सपोज मैंने कोई बिंदु यहाँ लिया, Q बिंदु ले लिया, अगर मैं इस Q बिंदु पे कोई स्पर्श रेखा खींचूं तो वो ये होगी और इस
सदिश की दिशा ऐसे हो। ऐसे अगर मैंने कोई बिंदु यहाँ ले लिया, सपोज R बिंदु है मेरे पास, R बिंदु पे कोई स्पर्श रेखा खींचूंगा तो वो ये होगी, इसको मैं किससे निर्देशित करूंगा, ये R सदिश से। तो देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कोई काल्पनिक रेखाएं होती हैं और ये आवेश से निकलती हैं, ये उसमें एंटर होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कोई काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा हमें क्या निर्देशित करेगी, स्पर्श रेखा में क्या बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा। क्या बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो ये आपको क्लियर हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। अब देखो जैसे मान लो आपके पास कोई प्लस q आवेश, क्या है, प्लस q। अब हम बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम कैसे निरूपित करें, ठीक है ना, कर्व शेप में होती है, वक्र के रूप में होती है, तो कैसे हम इनको निर्देशित करते हैं। कि आपके पास केवल प्लस q आवेश है तो हमेशा ध्यान रखना कि प्लस q आवेश से बल रेखाएं हमेशा बाहर की ओर निकलेंगी। कितनी निकलेंगी, वो डिपेंड करेगा आवेश के परिमाण पे, कि आवेश का परिमाण आपने कितना लिया हुआ है, इस मान पर डिपेंड करेगा कि आवेश का परिमाण आपने कितना लिया है। तो केवल आपके पास धनात्मक आवेश है प्लस q, तो उससे बल रेखाएं हमेशा बाहर की तरफ निकलेंगी। ये जो बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम बोल रहे हैं उनकी दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बल रेखाएं कितनी होंगी बेटा, तो हम बोलेंगे कि ये डिपेंड करता है प्लस q के मान पर। प्लस q का मान जितना ज्यादा होगा बल रेखाएं उतनी ज्यादा वहां से गुजरेंगी, ठीक है। तो प्लस q से बल रेखाएं खींचना आपने सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास केवल ऋणात्मक आवेश है माइनस q, तो ध्यान से देखना प्लस q से बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं और माइनस q में क्या होती है, प्रवेश करती है, एंटर होती है। माइनस q में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो ये ध्यान रखना है प्लस माइनस का। और ये कितनी प्रवेश करेंगी, कितनी प्रवेश करेंगी वो डिपेंड करेगा इस पे बेटा q के परिमाण पे, कि ये माइनस q आवेश का मान कितना है। ध्यान रखना प्लस q से बल रेखाएं बाहर की तरफ कहां टर्मिनेट होंगी, जाके माइनस में कहीं ना कहीं टर्मिनेट होंगी, या हो सकता है माइनस आसपास में तो अनंत पे टर्मिनेट, अनंत पे जाकर। माइनस q आवेश में बल रेखाएं कहां से आएंगी, अगर इसके आसपास कोई प्लस आवेश है तो वहां से आ सकती है, या फिर हो सकता है अनंत से हो, ठीक है। तो माइनस q आवेश में बल रेखाएं प्रवेश करती हैं, माइनस q पे प्रवेश करती हैं और प्लस q से बाहर निकलती है। क्या दोनों कंडीशन आपको अच्छे से क्लियर होगी। तीसरी कंडीशन, अगर दो प्लस आवेश, दो प्लस q आवेश, हो सकता है परिमाण अलग अलग हो, समान भी ले सकते हैं। दो प्लस q आवेश पास पास स्थित हो, कैसे हो, प्लस प्लस आवेश पास पास, तो इनमें हमेशा क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो जो बल रेखाएं निकलेंगी उनमें भी प्रतिकर्षण। मान लो इधर से कोई बल रेखा गई तो ऐसे चली जाएगी, इधर वाली ऐसे चली जाएगी, मतलब उस तरफ नहीं जाएगी, उसके कारण क्या लगेगा, इससे प्रतिकर्षण, वो इसको दूर भगाएगी, इस तरह से नहीं, इस तरह से यहाँ से बल रेखाएं निकलेंगी, मतलब उनकी जो दिशा है वो प्रतिकर्षण वाली होगी, हो सकता है इधर से। तो इस प्लस q, भाई ये देखो पहले हमने केवल एक आवेश के कारण एकल आवेश का प्लस q से ऐसे देखी, अब जब दो आवेश प्लस प्लस पास में हैं तो कुछ ऐसा देखा हमने कि इनमें प्रतिकर्षण के कारण बल रेखाएं जो है ना वो कारक क्षेत्र में ऐसे घूमी। ऐसा ही इसके साथ हो, ऐसा ही इधर वाले आवेश के साथ होने वाला है, हो सकता है कोई बल रेखा इधर भी जाए, तो इस तरह से ये घूमे, इस तरह से बल रेखाएं जो है वो कारक क्षेत्र में घूमेंगी। तो ये दो प्लस q आवेश जब पास पास स्थित हो तो बल रेखाएं जो है वो प्रतिकर्षण के कारण इस तरह से कारक क्षेत्र में घूमेंगी। अच्छे से क्लियर हुआ। और कंडीशन ये है कि ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे मान लो ये बड़ा हो, ये छोटा हो, इससे बल रेखाएं ज्यादा दिखानी है, इससे कम दिखानी है। क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है प्लस q के कारण माइनस q के कारण दो प्लस q साथ में रखे हो, एक प्लस माइनस हो, तो उनकी बल रेखाएं आप ड्रॉ करके देखो। तो हमने तीन तो सीख ली, चौथी जो बल रेखा है, चौथी जो हम कंडीशन देख रहे हैं उसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लस q आवेश और दूसरा माइनस q आवेश पास पास स्थित हो, एक प्लस और दूसरा माइनस, इस तरह से आपके साथ इस तरह की कंडीशन हो कि प्लस q माइनस q पास पास स्थित है। तो ध्यान से देखो, प्लस से बल रेखाएं बाहर निकल के माइनस में जाकर टर्मिनेट हो सकती है, कुछ बल रेखाएं इस तरह से भी हो सकती है,
ठीक है ना, कुछ बल रेखाएं ऐसे हम ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, ये कंडीशन हो सकती है। कुछ बल रेखाएं हमने इस तरह से दिखाई, कुछ हो सकता है बल रेखाएं निकली यहां से पर पहुंच नहीं पाई, क्या हुआ, वीक होने के कारण वो वहां तक नहीं पहुंच पाई। तो इस तरह से बल रेखाएं यहां से दिखाएंगे, माइनस से हो सकता है कहीं और से आ रही है अनंत से, ठीक है ना, तो हम इस पे एंटर करके दिखाएंगे। तो एक प्लस आवेश और दूसरा माइनस आवेश, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश अगर पास-पास स्थित हो तो बल रेखाएं कुछ इस तरह की होंगी, बल रेखाएं कुछ इस तरह से निकल सकती हैं, प्लस से निकल के माइनस में जाके टर्मिनेट हो सकती है। तो हमने जो बल रेखाओं की परिभाषा या क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा जो है वो सीख ली, चार तरह से हम इसको ड्रॉ करना सीखे और यही चार पॉइंट है आपके पास, केवल प्लस के कारण, केवल माइनस के कारण, प्लस प्लस के कारण, प्लस माइनस के कारण, इस तरह से बल रेखाएं ड्रॉ करनी है। अब इसके कुछ गुणधर्म है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ध्यान से देखें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये काल्पनिक रेखाएं होती जो हमें दिखती नहीं है और इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। पहला, ठीक है, मैं समझाऊंगा, केवल आपको नोटबुक से ही करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये बल रेखाओं की संख्या कितनी होगी, ये किस पर निर्भर करेगा, आवेश के परिमाण पर। आवेश का मान जितना ज्यादा होगा बल रेखाओं की संख्या उतनी ज्यादा होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जनरल एग्जाम में पूछ लिया जाता है वो ये है कि दो क्षेत्र रेखाएं, दो विद्युत बल रेखाएं या दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, दूसरे को कभी नहीं काटती है। इसका कारण साथ के साथ लिख रहा हूं, क्योंकि कटान बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं होंगी, दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है, दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है। पॉइंट समझ में आया? दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्योंकि कटान बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे मान लो आपके पास कोई विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे, ठीक है, मैंने एक क्षेत्र रेखा आपने ये ले ली, दूसरी क्षेत्र रेखा आपने ये ले ली, यहाँ पे काटी, इस बिंदु पे एक दूसरे को काटी, मैं इस क्षेत्र रेखा के इस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचूंगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, मैंने मान लिया E1 सपोज, इसके कारण मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा इससे तो वो क्या होगी, इस तरफ E2, और एक ही बिंदु पे दो क्षेत्र रेखाएं संभव नहीं, विद्युत क्षेत्र की दिशाएं जो है वो संभव नहीं, एक बिंदु पे एक ही दिशा होगी, एक ही तरफ एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं तो दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है, तो इसके कारण कभी एक दूसरे को काटती नहीं। आप चेक कर लो, कभी भी से एक दूसरे को काट रही हो तो नहीं काटती, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि उसका कारण है कटान बिंदु पे दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था जो एग्जाम में जनरली पूछ लिया करते हैं। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई जिस क्षेत्र से, जिस एरिया से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी वहां विद्युत क्षेत्र का परिमाण उतना ही ज्यादा होगा। जैसे तीन क्षेत्र, हाँ, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो तल के लंबवत प्रवेश करती है, जनरली क्या करती है, तल के लंबवत प्रवेश। जैसे ये तल है तो इसमें ऐसे प्रवेश करेंगे तो पास होंगी ना, मैं बोलूं कि ऐसे प्रवेश करें तो ऐसे प्रवेश तो नहीं कर रहे हैं, ऐसे तो समांतर गई इससे, तो इसका जो मान है वो 0 हो गया। अगर मैं बात करूं कि बल रेखा ऐसे गुजर गई और मैं पूछूं कि यहाँ विद्युत क्षेत्र तो कुछ नहीं, भाई इसके समांतर गुजर गई, तो इसमें से जितनी ज्यादा जाएंगी आपका जो विद्युत क्षेत्र, या मैं बोलूं विद्युत क्षेत्र का परिमाण उतना ही ज्यादा होगा। जैसे देखो एक मैंने तल ये लिया हुआ है, एक तल मेरा ये लिया हुआ है, तीसरा तल मेरा यहाँ, और मैंने बोला कुछ बल रेखाएं ऐसे नहीं, इस तरह से मैंने
इसको ए तल बोल दिया, इसको बी तल बोल दिया, इसको सी तल बोल दिया। ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा बल रेखाएं किससे पास हो रही है? ए से, बी से या सी से? तो आपने देखा कि सबसे ज्यादा तो सर इससे पास हो रही है। सबसे ज्यादा बल रेखाएं तो किससे पास हो रही है? ए से पास हो रही है। और सबसे कम किससे? सब इसके बाद किससे? इसके बाद बी से, और सबसे कम सी से। अगर मैं इसके विद्युत क्षेत्र को ए से निर्देशित करूं, इसके विद्युत क्षेत्र को मैं ईबी से निर्देशित करूं और इसके विद्युत क्षेत्र को मैं ईसी से निर्देशित करूं, तो क्या कंडीशन निकल के आएगी कि ए का मान सबसे ज्यादा होगा, उसका इसके बाद ईबी का मान होगा और सबसे कम जो है वो किसका होगा? ईसी। प्लस सी के तल का विद्युत क्षेत्र का परिमाण सबसे कम होगा, उससे कम बी पे होगा, उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा किसके होगा? ए पे। तो चौथी प्रॉपर्टी जो थी वो ये थी कि जिस तल से बल रेखाएं जितनी गुजरेंगी, जितनी ज्यादा गुजरेंगी, उस तल का विद्युत क्षेत्र उतना ज्यादा होगा, और जिस तल से कम गुजरेंगी उसका विद्युत क्षेत्र भी कम होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो ये विद्युत बल रेखाओं की हमने 4 प्रॉपर्टी कर ली। यही 4 प्रॉपर्टी आपके काम की हैं। वैसे और भी प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर सकते हैं, बट इसके अलावा हमें ज्यादा नहीं पढ़ना। तो आपने ये जो टॉपिक किया विद्युत बल रेखाएं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि इससे आपने सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब देखो, मैंने एक क्वेश्चन जो था लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल दिया था, उसमें कुछ बच्चों को डाउट है। ठीक है, तो मैं कॉमन को डाउट जो है ना वो सबके लिए डिस्कस कर देता हूं कि उसमें आपको क्या करना था। तो क्वेश्चन इजी था, बट हो सकता है कहीं समझने में थोड़ी गड़बड़ हो गई। उस क्वेश्चन को अपन डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव, वो अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। पर पहले मैं उस न्यूमेरिकल को डिस्कस करके बता देता हूं कि थोड़ा सा मैंने उसको चेंज कर दिया था। ये मैंने ए बिंदु मान लिया, ये मैंने बी बिंदु मान लिया, इसको मैंने सी बिंदु माना था, इसको मैंने डी बिंदु मान लिया। भुजा की लंबाई स्मॉल ए रखी। वायर क्या है? इस पे माइनस क्यू आवेश था, इस पे प्लस क्यू आवेश था, इस पे प्लस क्यू आवेश था और इस पे माइनस क्यू आवेश था। और इसका जो सेंटर है ना ओ, वहां पे प्लस कैपिटल क्यू आवेश। सेंटर कैसे निकालेंगे? पहले हम लीनियर खींच लेंगे। पहले हम क्या खींच लेंगे? मान लो सेंटर आपका ओ यहां पे है, यहां पे प्लस क्यू आवेश है। ओ पर परिणामी बल ज्ञात करना था। ये क्वेश्चन था ओ पर परिणामी बल। ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले तो ये दूरियां पता होनी चाहिए। ये दूरियां हम पता कर सकते हैं। ये a तो ये टोटल √2 है, तो ये कितनी होगी? a/√2। ये कितनी हो जाएगी? a/√2। भाई टोटल कितनी होगी आप निकाल सकते हो। a² + a² का अंडर। पाइथागोरस से सॉल्व कर दिया तो ये कितना आ गया? √2 × a। जब आप इसमें 2 पर डिवाइड करोगे, हाफ ही होगी ना ये वाली, तो हाफ कितनी हो जाएगी? a/√2। क्लियर है? तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये a/√2, ये वाली डिस्टेंस भी a/√2, ये वाली डिस्टेंस भी a/√2 और ये वाली भी a/√2। अब ध्यान से देखो, o पे परिणाम निकालना तो a के कारण भी बल लगेगा, b के कारण भी लगेगा, c के कारण भी और d के कारण भी। तो a के कारण जो o पे बल लगेगा, ये -2, ये +2। प्लस माइनस में क्या होगा? आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा? आकर्षण बल। प्लस कैपिटल U को अपनी तरफ खींच लेगा। इस वाले आवेश के माइनस को क्या करेगा? अपनी तरफ आकर्षित करेगा। कैसे निर्देशित करूंगा इसको बल को? O पर A के कारण बल FOA सदिश। उसके जस्ट बाद आप इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ये वाला प्लस स्मॉल q प्लस कैपिटल Q तो क्या करेगा? प्रतिकर्षित किधर लगाएगा? प्रतिकर्षित दिशा में फेंक देगा। क्या लिखूंगा इसको मैं? FOC सदिश, FOC सदिश। उसके बाद B में देखो, ये प्लस, ये प्लस, प्लस प्लस में क्या होगा बेटा? प्रतिकर्षण। तो ये प्लस q प्लस स्मॉल q प्लस कैपिटल Q को क्या करेगा? प्रतिकर्षित इस दिशा में। कौन सी दिशा में? कितने से? इसको लिखेंगे FOB सदिश। इसी तरह से ये -2, ये प्लस कैपिटल Q, तो ये वाला क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींच लेगा। कितने से खींच लेगा? FOB सदिश। अब ध्यान से देखो, इन सब के परिमाण समान हो। अगर मैं आपसे कुछ बताऊं, FOA सदिश का परिमाण बराबर FOB सदिश का, क्योंकि देखो आवेशों के मान परिमाण समान और बीच की दूरी भी समान। तो मैं लिखूं FOC सदिश का परिमाण बराबर FOD सदिश का परिमाण कितना होना चाहिए बेटा? K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a/√2 का होल स्क्वायर। ये होगा माइनस नहीं लेना है परिमाण में, ये चीज ध्यान रखनी है। परिमाण में माइनस, माइनस क्या बता रहा है? दिशा चेंज हो गई, बस यही बताना है। क्या है आंसर? K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a/√2 का स्क्वायर, मतलब a² ऊपर चला गया। इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से देखो कितना बल लगा है सर? इन सब के परिमाण समान। 2 बल इस दिशा में, कितने परिमाण के? 2 बल इस दिशा में, इतने ही परिमाण के। तो मैं अगर टोटल निकालना चाहूं
केवल एफ ओ की सदस्य एफ और डी सदस्य इन दोनों को जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ना है, इसका परिमाण समान ही है, इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा डबल इंटू 4k क्यू अपॉन a स्क्वायर। ऐसे ही इन दोनों का जोड़, इसका और इसका जोड़ भी डबल 4 हो जाएगा इस दिशा में 4k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a स्क्वायर। बीच का कोण बता सकते हो मुझे? बीच का कोण बता सकते हो? ये कोण कितना होगा? ये चारों का टोटल 360 होगा, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब आपको सभी जोड़ करना है, इन दोनों का परिणामी निकालना होगा, किस दिशा में होगा? इस दिशा में। मान लो f नेट है, बीच का कोण 90 डिग्री, f नेट का परिमाण बोलो बेटा, f नेट का परिमाण क्या हुआ? f नेट का परिमाण हुआ अंडर रूट ऑफ इसके परिमाण का होल स्क्वायर प्लस इसके परिमाण का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस दिस मल्टीप्लाई दिस cos 90 0। तो आगे बढ़ेगा, लिखो एक बार क्या लिखा जाएगा 4a अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसको हम सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? सॉल्व करने से इसका और इसका टोटल ट्वाइस हो गया, ट्वाइस का रूट 2 और इसके स्क्वायर का अंडर रूट लिखेंगे तो क्या लिख देंगे 4a कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a स्क्वायर। यही आंसर होगा। f नेट का परिमाण कितना होगा? यही होगा, ठीक है ना। कुछ बच्चों ने इसको 0 सॉल्व किया, वो गलत है, 0 नहीं आएगा आंसर। 0 उस कंडीशन में आएगा जब ये भी प्लस हो, ये भी प्लस हो, या चारों माइनस हो या चारों प्लस हो। मैंने इसे थोड़ा सा ही तो चेंज किया है, थोड़ा सा ही तो चेंज किया, दो प्लस के लिए दो माइनस के लिए आंसर चेंज हो गया 4√2k अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा। अब आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। इस टाइप की कोई और प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो और इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? विद्युत द्विध्रुव